वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र पेपर 1 के बारे में और पेपर 1 के लिखित मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। लिखित मॉडल पेपर में जो आपका दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उन सभी के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूँ। यानी बेसिकली ये एक प्रकार से ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, मतलब 100% गारंटी है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, और खुले मंच पर बोल रहा हूँ शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। आप लोग जानते हैं, अभी तक अगर पढ़ते आए 5 सेमेस्टर तक, आपको पता होगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो शिक्षा शास्त्र पेपर 1 BA 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। अच्छा, पेपर 1 में आपको पढ़ना क्या है? आपको शैक्षिक प्रशासन यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है, और प्रशासन मतलब प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको जानना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब है, तो खांसी वांसी अगर आ जाएगी बीच में तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चले, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे कई प्रश्न मैंने रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को एकदम से तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो को बहुत ही बारीकी के साथ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह वीडियो एक प्रकार से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक टॉनिक के रूप में काम करेगा, ठीक है। जैसे आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास में देता था, महासंग्राम रिवीजन क्लास में देता था, ठीक है, अभी तक आप लोग लेते आए हैं महासंग्राम रिवीजन क्लास, तो ठीक उसी पैटर्न पर ये है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले समझने का प्रयास करते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन की परिभाषाएं आपकी परीक्षा में 100% ये प्रश्न आएगा, ठीक है। यानी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ शिक्षाविदों और शैक्षिक प्रशासन की मतलब शैक्षिक प्रशासन के जो विद्वान हैं उन लोगों ने मिलकर के कुछ परिभाषाएं दी हैं। उन्हीं परिभाषाओं को ध्यान में रख करके मैं शैक्षिक प्रशासन को समझने का प्रयास करूंगा, और आपको एक प्रकार से इन परिभाषाओं में से एक आध दो परिभाषा याद कर लेनी है। एक चीज़ आपको यहीं पर और मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, शैक्षिक और प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर के बना, एक तो शिक्षा और दूसरा प्रशासन। जब प्रशासन का मामला शिक्षा के क्षेत्र में आता है तो वही शैक्षिक प्रशासन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक ऑफिस है, अब ऑफिस नहीं, स्कूल आप मान लेते हैं, कोई स्कूल है इंटर कॉलेज, उसमें एक ऑफिस बनी होती है। ऑफिस में प्रिंसिपल बैठते हैं, ठीक है, बाबू वगैरह होते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, वो बैठते हैं। तो जो प्रिंसिपल होता है वो टाइम टेबल बनाता है कि कौन से टीचर को, फिजिक्स वाले टीचर को कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाना है, 11 में कक्षा किसको 12 में पढ़ाना है, कब क्या, यानी पूरा शेड्यूल, कौन से टीचर को कितने घंटे पढ़ाना है, कब कब पढ़ाना है, ये सारा का सारा जो एक प्रकार से मैनेजमेंट और जो एक प्रशासन, यानी किस टीचर को कितने घंटे पढ़ाना है, तुमको ये करना है, तुमको करना है, ये जो एक प्रकार से व्यवस्था जो एक प्रकार से चला रहा होता है वही प्रशासन होता है, ठीक है। तो ऑफिस, इसीलिए ऑफिस को क्या बोलते हैं, जो स्कूल में ऑफिस होता है उसी को प्रशासनिक भवन बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। स्कूल का जो ऑफिस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रशासनिक भवन, क्योंकि प्रशासनिक निर्णय जो होते हैं वहीं से लिए जाते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का कुछ उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले विद्वान आते हैं, बहुत जबरदस्त विद्वान हैं, डॉक्टर SN मुखर्जी। डॉक्टर SN मुखर्जी की अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा कि शिक्षा प्रशासन यानी शैक्षिक प्रशासन या शिक्षा प्रशासन, दोनों का मतलब एक ही है। वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों, ह्यूमन रिलेशंस की व्यवस्था से भी संबंधित होता है। तो ह्यूमन रिलेशन की जो सिस्टम होता है उस सिस्टम से, मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित होता है वस्तुओं के साथ साथ, ठीक है। तो ये होती है शैक्षिक प्रशासन। दूसरे विद्वान आते हैं LS चंद्रकांत। LS चंद्रकांत महोदय कहते हैं कि इन्होंने व्याख्या इस प्रकार की है शैक्षिक प्रशासन की, कहा कि जब भी आप परिभाषा लिखें एग्जाम में तो आप डबल इन्वर्टेड कामा में जरूर लिख दें, ठीक है। इससे क्या होता है, एक अलग प्रभाव पड़ता है और एग्जामिनर का निगाह जो है वहीं पर जाता है। इन्होंने कहा चंद्रकांत ने कि यद्यपि शैक्षिक प्रशासन की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा या एक सर्वमान्य और स्वीकृत परिभाषा नहीं है, मतलब बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषा दी है, लेकिन कोई विद्वानों ने, मतलब किसी विद्वान ने इतनी जबरदस्त परिभाषा नहीं दे पाए अभी तक जिसको एक प्रकार से सर्वमान्य माना जा सके, या जिस परिभाषा पर सभी विद्वानों ने मुहर लगा दी हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा, LS चंद्रकांत ने फिर भी इसका संबंध जो है किसका, शैक्षिक प्रशासन का संबंध किससे है,
व्यक्तियों के अच्छे समूह से है। अच्छे समूह से किसके? व्यक्तियों के, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा ही समूह का निर्माण होता है। तो व्यक्तियों के अच्छे समूह तथा उनकी क्रियाओं, किसकी क्रियाओं? व्यक्तियों के समूहों के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं से संबंधित होता है कौन? शैक्षिक प्रशासन। व्यक्तियों के अच्छे समूह तथा उस समूह के अंदर जो व्यक्ति का जो समूह है उसमें अंतर क्रियाएं, तमाम प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं से संबंधित होता है कौन? शैक्षिक प्रशासन। किसका संबंध? इसका मतलब किसका? शैक्षिक प्रशासन का। तो शैक्षिक प्रशासन का संबंध व्यक्तियों के अच्छे समूह तथा उनकी क्रियाओं से संबंधित होता है। किसने कहा? चंद्रकांत महोदय ने कहा। बहुत जबरदस्त परिभाषा है चंद्रकांत की। चंद्रकांत तो बड़े गदगद हो गई, भैया हमने तो बड़ी जबरदस्त परिभाषा दे दी, अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं थी, लेकिन इनके भी सिद्धांतों का खंडन विद्वानों ने किया। आगे बढ़ते हैं। तीसरे विद्वान आते हैं डॉक्टर जीएस वर्मा। डॉक्टर जीएस वर्मा कहते रुको, तुम लोगों ने जो परिभाषा दी है उससे अलग थोड़ा कुछ हम करेंगे। लोगों ने कहा कि दियो भाई तुम परिभाषा दे दियो। तो डॉक्टर जीएस वर्मा कहने लगे कि शैक्षिक प्रशासन जो होता है अपने विभिन्न प्रशासकीय तत्वों के रूप में एक समन्वित कार्य होता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि शैक्षिक प्रशासन अपने विभिन्न प्रशासकीय तत्वों के रूप में एक समन्वित कार्य है। यह परिभाषा किसने दी है? तो आप बताओगे ये परिभाषा डॉक्टर जीएस वर्मा ने दी है। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन अपने विभिन्न प्रशासकीय तत्वों के रूप में एक समन्वित कार्य होता है, एक टास्क होता है, समन्वित टास्क होता है। किसका? जो विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं के रूप में एक समन्वित कार्य होता है, जीएस वर्मा ने कहा। तो इस तरीके से कुछ परिभाषाएं विद्वानों ने दी शैक्षिक प्रशासन की। प्रशासनिक तत्वों की संरचना निम्नलिखित रूप से आप समझ सकते हैं। आप किस तरीके से समझेंगे आइए जानने का प्रयास करते हैं इसकी संरचना को या इसके तत्वों की संरचना को। सबसे पहली बात योजना बनाना, टू प्लान, यानी शैक्षिक प्रशासन को चलाने के लिए या शैक्षिक प्रशासन को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी होता है एक अच्छे प्लान की, एक अच्छे योजना की। ठीक है, एक अच्छे प्लान, टू प्लान, यानी शैक्षिक प्रशासन की विस्तृत रूपरेखा निश्चित की जाए कि भाई एक किस तरीके से हमको प्रशासन चलाना, एक योजना, एक सिस्टमेटिकल वे में चलना पड़ेगा, साइंटिफिक वे में चलना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट होता है आपका नीति का निर्धारण करना, टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि कौन से निर्णय, कौन सी नीति आप बनाएंगे, यानी किस तरीके की पॉलिसी होगी आपकी, उस जो प्लान आपने किया है, जो योजना बनाई है, उस योजना को चलाने के लिए किन नीतियों के तहत आप उस योजना को चलाओगे। ये होता है दूसरा पॉइंट इसका, नीतियों को क्रियान्वित करना। तीसरा पॉइंट होता है समन्वय करना। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, यानी टू कोऑर्डिनेट, यानी कि विभिन्न क्रियाओं में समन्वित स्थापित करना। चूंकि बहुत सारे लोग प्लान में या संगठन में, किसी भी संगठन को पूर्ण करने के लिए सबसे जरूरी होता है संगठन में समन्वय का होना। समन्वय तब होता है जब सभी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व और कार्य बटे होते हैं और एक दूसरे का क्या होता है? अधिकार होता है। एक दूसरे पर दूसरे का पोजीशन भी होता है, अधिकार होता है, और लोगों को पता चलता है कि भैया मेरा ये काम है, मेरा उत्तरदायित्व है, मुझे ये निभाना है। ठीक है, तो ये होता है समन्वय, यानी सभी लोग आपस में मिलजुल करके काम करें, ये होता है आपका। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका होता है कार्य रूप देना। कार्य रूप देना यानी टू वर्क, यानी कि विभिन्न क्रियाओं को क्रियान्वित करना, यानी कि जो क्रियाएं हैं अपने अपने हिसाब से जो बटी क्रियाएं हैं उनको करना। ठीक है, इसके अलावा पांचवा होता है अधिक उपलब्धि करना, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि कम चीज, यानी कम समय में, कम पूंजी में, कम लागत में अधिक से अधिक एक प्रकार से उपलब्धि हासिल करना, आउटपुट ज़्यादा मिले। ठीक है, ये एक प्रकार से जरूरी होता है शैक्षिक प्रशासन में। शैक्षिक क्षेत्रों में अधिक उपलब्धियां प्रदान करना ये बहुत ज़रूरी होता है। छठा पॉइंट ये होता है नियंत्रण करना, टू कंट्रोल, समस्त क्रियाओं का नियंत्रण, यानी कि जो भी काम हो रहा है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत उनको कंट्रोल करने के लिए भी एक प्रकार से कुछ व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। एक विद्वान है, बहुत ही फेमस विद्वान है, आप लोग अगर जानते होंगे तो मैं आपको बताऊँ, अगर ना जानते हो तो फिर बताने का प्रयास करूँगा। लूथर गुलिक। लूथर गुलिक बहुत ज़बरदस्त विद्वान है। लूथर गुलिक की अगर बात की जाए तो इन्होंने पोस्ट कार्य की विचारधारा दी। लूथर गुलिक बड़े ज़बरदस्त विद्वान है। ठीक है,
शैक्षिक प्रशासन ही नहीं बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लूथर गुलिक का जो सिद्धांत है ये बड़ा फेमस है, पोस्ट कार्ब का। ठीक है, अब पोस्ट कार्ब क्या है मैं इसको समझाऊंगा। इन्होंने लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन का विश्लेषण व्यापक अर्थ में किया है पोस्ट कार्ब के रूप में। ठीक है, पोस्ट कार्ब सूत्र के द्वारा प्रस्तुत किया। पोस्ट कार्ब जो शब्द है POSDCO और RB, ये तो इतने शब्द हैं, इनके अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे P का मतलब होता है प्लानिंग करना, ठीक है। O का मतलब होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। S का मतलब होता है स्टाफिंग करना, ठीक है। D का मतलब होता है डायरेक्टिंग निर्देश देना। CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेट यानी समन्वय करना। R का मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन देना। B का मतलब होता है बजटिंग यानी लेखा जोखा, रुपया पैसा इकट्ठा करना। तो इस तरीके से ये अलग अलग शब्द का अलग अलग मतलब होता है। आइए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। लूथर गुलिक ने जो इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो 7 प्रशासकीय कार्यों के रूप में एक प्रकार से करते हैं। इसकी संरचना का विवेचन कौन? लूथर गुलिक। अब पोस्ट कार्ब की संरचना में आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट कार्ब, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। जैसे पहला है पी शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए ये पी, इसका जो एक प्रकार से वो है इसी का पी, फिर ओ, फिर यस, फिर डी, फिर CO, ये इसका कोऑर्डिनेटिंग इसका मतलब होता है। आर का मतलब रिपोर्टिंग और बी का मतलब बजटिंग होता है, ठीक है। अब देखिए पी मतलब होता है प्लानिंग करना। किसी भी योजना, किसी भी एक प्रकार से प्रशासन को चलाने के लिए जरूरी होता है किसका? योजना का बनाना, प्लानिंग करना, योजना बनाना। मैंने आपको शुरुआत में समझाया था योजना बनाना। दूसरा होता है आपका ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन बनाना। जब तक संगठन नहीं बनेगा, योजना आपकी हो गई, उसके बाद में आप संगठन, कुछ लोगों का संगठन होगा, प्रत्येक व्यक्तियों के काम अलग अलग होंगे, उत्तरदायित्व अलग अलग होगा, एक पद सोपान होगा, कुछ ऊंचे पद पर होंगे, कुछ नीचे पद पर होंगे संगठन में, सभी का उत्तरदायित्व बटा हुआ होगा, सभी में तालमेल होगा। तो संगठन का बहुत जरूरी होता होना। दूसरा, तीसरा होता है यस माने होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्ति करना। स्टाफ का मतलब होता है क्या? यानी कि नियुक्ति करना। कौन? पद सोपान, यानी कि कौन व्यक्ति कौन से पद पर रहेगा, उसको बोलते हैं पद सोपान, ठीक है। सॉरी, पद सोपान यानी कौन से व्यक्ति कौन से पद पर रहेंगे, ठीक है। चौथा होता है आपका डी मतलब होता है डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देना। यानी जो ऊंचे पदों पर होंगे, यानी जो अधिकारी रैंक के होंगे, वो जो कर्मचारी होंगे उनको अधिकार देंगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, इस तरीके से। तो निर्देश देना भी इसमें एक पॉइंट होता है। इसके अलावा आगे देखेंगे CO का मतलब क्या होता है? CO का मतलब होता है भैया, CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समन्वय करना। समन्वय का मतलब कि जो तमाम सारे संगठन के लोग हैं उनमें तालमेल होना, वो सही तरीके से आपस में मिलजुल करके काम करें, वही कोऑर्डिनेटिंग होता है। चौथा आपका मतलब अगला आपका जो एक प्रकार से अक्षर है आर मतलब होता है रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट लिखना। जैसे आप पुलिस थाने में जाते हैं तो आप एक जो घटना होती है, घटना स्थल पर अगर आप होते हैं तो घटना स्थल पर क्या क्या हुआ होता है, सारी जानकारी आप डिटेल में रिपोर्ट लिख करके पुलिस को देते हैं। तो ये इसी तरीके से आप कोई शोध करने गए हैं, कहीं पर गए हैं कोई रिसर्च करने, ठीक है, उस दौरान क्या क्या हुआ पूरे घटना की जानकारी, या जिस प्लान जो आप प्लान किया था उस प्लान के बारे में अगर आप प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस दौरान आपको क्या क्या चीज़ें मिली, उसका पूरा का पूरा विवरण, लेखा जोखा जो होता है आप तैयार करके बढ़िया प्रतिवेदन या रिपोर्ट आप तैयार करके देंगे कि भाई हमारी रिपोर्ट ये है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला होता है आपका बजटिंग का मतलब क्या होता है? बजट बनाना। बजट का मतलब आप जानते हैं कि भाई कितना रुपया पैसा, वित्तीय लेखा जोखा जो होता है कि कितना पैसा लगेगा और कैसे कितना लगा, कितना लगना था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है लूथर गुलिक के अनुसार पोस्ट कार्ब की विधि। अब आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं। 5वें विद्वान आपके आते हैं, उनका नाम है आर मार्ट तथा रास की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी कहा कि मैं भी परिभाषा दूंगा। लोगों ने कहा कि बिल्कुल दीजिए, आप भी दीजिए, स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है भाई, दें। इन्होंने कहा शैक्षिक प्रशासन की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है इन्होंने, और इन्होंने शैक्षिक प्रशासन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कुछ 4-5 पहलुओं पर ध्यान दिया, मुश्किल से 3 पहलू, 3 जो इन्होंने मतलब कि इन्होंने 3 फैक्टर पर बल दिया, वो 3 फैक्टर्स आपके समक्ष लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए आर मार्ट और रास दोनों ने मिलकर के 3 पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करवाया लोगों का। कहा कि ये 3 पॉइंट जो हैं ये शैक्षिक प्रशासन में होते हैं। पहला, छात्रों को निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, यानी कि जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं छात्रों के,
उन्हीं लक्ष्यों की ओर अग्रसर करना, उनको आगे बढ़ाना छात्रों को। पहला अर्थ होता है शैक्षिक प्रशासन का। दूसरा अर्थ होता है उनके लिए शिक्षकों का साधन के रूप में उपयोग करना, यानी शिक्षक एक साधन के रूप में होते हैं बच्चों के लिए, ना कि एक प्रकार से शिक्षक उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना एक बालक होता है, क्योंकि बालक को सीखना रहता है। ठीक है, तो साधन के रूप में शिक्षक का, जैसे कि मोबाइल फ़ोन एक साधन है, किताब एक साधन है, ऐसे शिक्षक भी एक साधन के रूप में। तीसरा है इस प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो दोनों लक्ष्यों को, दोनों मतलब कि ये पहला और दूसरा, तथा इनकी प्राप्ति के साधनों के विभिन्न रूप में संबंधित हो। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं आर मार्ट और रास महोदय। ठीक है, कि इस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को समझाया। क्लियर, ये बात है। ये शैक्षिक प्रशासन की अर्थ को बताते हुए, परिभाषा को बताते हुए इन लोगों ने ये बताया। आगे समझते हैं। अगले विद्वान है आपके फिफनर महोदय। क्या बोलते हैं? फिफनर महोदय कहते हैं कि संगठन तथा प्रबंधन, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, प्रशासन के 2 विशिष्ट पहलू होते हैं। यानी संगठन और प्रबंधन ये दोनों एक प्रकार से विशिष्ट पहलू होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये तो हो गया आपका, ये पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया संगठन के बारे में, मतलब कि जो शैक्षिक प्रशासन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्लियर हो गया आपका। लेकिन आगे थोड़ा सा और आप जानने का प्रयास करें। अगर इसको देखें आप, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन में बहुत अंतर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, हमेशा अंतर आपसे पूछा जाता रहा है, और ये प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में बनने वाला है। तो मैंने कहा कि भाई इसको भी आपको बताना चाहिए, तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया इसको। देखिए शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन में क्या अंतर होता है, इसको समझिए पहले। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन, ये आपके पेपर का नाम है, और ये दोनों टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं, जितना महत्वपूर्ण आपको क्या बताऊं कि भाई जितने महत्वपूर्ण बीए वालों के लिए मैं हूं, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 में ये टॉपिक है। ये जान लीजिए, ये दोनों पेपर का नाम ही है। 100% यहाँ शैक्षिक प्रशासन से लगभग 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, और 4 ही प्रश्न शैक्षिक प्रबंधन से आपके बनने वाले हैं। ठीक है, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सारे के सारे प्रश्न आपके यहीं से बनने वाले हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। पहला अंतर, शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है शैक्षिक प्रशासन? शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया होती है जो क्या करती है, शैक्षिक प्रबंधन की क्रियाओं को निर्देशित तथा नियंत्रित करती है। यानी कि जो शैक्षिक प्रबंधन की जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या करती है, निर्देशित यानी डायरेक्ट करती है, और नियंत्रित यानी कंट्रोल करती है। तो एक ऐसी प्रशासन क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जो कि क्या करती है, निर्देश देने का काम और नियंत्रित करने का काम, कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को निर्देशित और नियंत्रित करती है कौन, शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया होती है। जबकि अगर बात की शैक्षिक प्रबंधन की, तो शैक्षिक प्रबंधन जो होता है वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों का एक समूह होता है। तो शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। यहाँ से 2 और एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। देखिए 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि जो ये शैक्षिक प्रशासन है एक प्रक्रिया है, और शैक्षिक प्रबंधन जो है एक समूह है। अब ये समूह है तो ये क्या होगा, मूर्त होगा। मूर्त मतलब ये दिखाई पड़ेगा, और प्रक्रिया है चूंकि ये, इसीलिए अमूर्त होगा। तो शैक्षिक प्रशासन अमूर्त अवधारणा है और शैक्षिक प्रबंधन एक मूर्त अवधारणा है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न आपको बता दूं, ये वीडियो अगर आपने देख ली, निश्चित तौर पर आपको शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन के बहुत ही जटिल पहलू जो होंगे आपको बहुत ही सरल तरीके समझ में आने वाले हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। आगे देखेंगे, चलें अगला आपका अगला अंतर आप देखेंगे। दूसरा अंतर है शैक्षिक प्रशासन के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं मूल्यांकन आदि तत्व होते हैं। ठीक है, यानी कि शैक्षिक प्रशासन के तत्वों में नियोजन का मतलब क्या होता है, आयोजन करना, प्लानिंग करना, संगठन ऑर्गेनाइजिंग करना, समन्वय कोऑर्डिनेटिंग करना, निर्देशन एक प्रकार से डायरेक्टिंग, मूल्यांकन एवोल्यूशन मतलब उसको मूल्यांकित करना। तो यानी नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, मूल्यांकन, ये सब शैक्षिक प्रशासन के तत्व होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो मैंने पोस्ट कार्य विधि समझाई आपको उसमें भी ये सारी चीज़ें थी। लेकिन शैक्षिक प्रबंधन की अगर बात की है तो प्रशासन की एक प्रणाली होती है।
शैक्षिक प्रबंधन जो है क्या है, एक प्रणाली होती है। किसकी एक प्रणाली होती भैया, किसकी एक प्रणाली होती है, शैक्षिक प्रबंधन की एक प्रणाली होती है। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन की एक प्रणाली होती है प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन की एक प्रणाली होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो शैक्षिक प्रशासन की एक प्रणाली होती है शैक्षिक प्रबंधन, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखें अगला अंतर आपका तीसरा अंतर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शैक्षिक प्रशासन के बिना शैक्षिक प्रबंधन निष्क्रिय रहता है। अगर शैक्षिक प्रशासन ना हो तो शैक्षिक प्रबंधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन जो होता है वो निष्क्रिय कब शैक्षिक प्रशासन के बिना शैक्षिक प्रबंधन निष्क्रिय रहता है। यानी शैक्षिक प्रशासन जो है वो उपयोगी है किसके लिए, प्रबंधन के लिए। किसी भी मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है प्रशासन का होना। ठीक है, मैनेजमेंट तभी सफल हो पाता है जब एक प्रकार से प्रशासन वहाँ पर होता है। क्लियर। तो शैक्षिक प्रशासन के बिना शैक्षिक प्रबंधन निष्क्रिय रहता है, यानी सक्रिय नहीं हो पाता है। और अगला वहीं पर अंतर, शैक्षिक प्रबंधन के क्या अभाव में, यानी शैक्षिक प्रबंधन अगर नहीं है, शैक्षिक प्रबंधन के अभाव में क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन संभव नहीं होता। यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। मतलब कि जितना शैक्षिक प्रबंधन शैक्षिक प्रशासन से संबंधित है, उतना ही शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। समझ रहे, क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के। क्लियर। तो ये होता है एक प्रकार से दोनों में संबंध और अंतर। चौथा अंतर ये है कि शैक्षिक प्रशासन के द्वारा आवश्यकताओं, नीतियों, विधियों, साधनों आदि को सार्थक और उपयोगी बनाया जाता है। किसी भी पॉइंट को, किसी भी विधि को, किसी भी नीति को, किसी भी आवश्यकता को, किसी भी साधन को सार्थक और उपयोगी बनाने के लिए हम शैक्षिक प्रशासन का सहारा लेते हैं। जबकि शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा अगर बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा शिक्षा संबंधी अपनी आवश्यकताओं, नीतियों, विधियों, साधनों आदि को जुटाना तथा उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा शिक्षा से रिलेटेड जो अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जो नीतियां होती हैं, जो विधि होती है, साधन होते हैं, उनको जुटाया जाता है और उनका निर्माण किया जाता है। जो नीतियां, शिक्षा संबंधी जो विधियां होती हैं, उन सभी का इकट्ठा किया जाता है। अगला अंतर आप देखेंगे, पांचवा अंतर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा अंतर है शैक्षिक प्रशासन को लेकर के और शैक्षिक प्रबंधन में। शैक्षिक प्रशासन जो है मानवीय एवं भौतिक साधनों का उपकरणों की क्षमता और उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से आंकता है, मूल्यांकित करता है। तो मानवीय और भौतिक साधनों का तथा उपकरणों की क्षमता और उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से आंकता है शैक्षिक प्रशासन। जबकि शैक्षिक प्रबंधन की अगर बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन में केवल साधनों, उपकरणों तथा मानवीय शक्तियों को जुटाया जाता है, उनका आकलन नहीं किया जाता है। उनको व्यवस्थित रूप प्रदान किया जरूर जाता है, लेकिन उनका आकलन जो होता है वो शैक्षिक प्रशासन करता है। तो ये अंतर हो गया। आगे देखेंगे अगला अंतर, छठा अंतर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। छठा अंतर है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के द्वारा शैक्षिक प्रक्रियाओं को कार्य रूप में परिणत करना। यानी जो मानवीय तथा भौतिक संसाधन है उनके द्वारा शैक्षिक जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनको कार्य रूप में बदलना, कार्य रूप में परिणत करना। जबकि शैक्षिक प्रबंधन की अगर बात की जाए तो शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ होता है उनके मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के व्यवस्थित ढांचे को तैयार करना। यानी जो व्यवस्थित ढांचा होता है संसाधनों का, भौतिक हो चाहे मानवीय संसाधन हो, उनको तैयार करना, उनका व्यवस्थित ढांचा बनाना, ये शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ होता है। लेकिन शैक्षिक प्रशासन उससे एक कदम आगे है, वो मानवीय और भौतिक संसाधनों के द्वारा शैक्षिक प्रक्रियाओं को कार्य रूप में परिणत करता है। ये दोनों के बीच में अंतर हो गया। सातवां अंतर ये है कि शैक्षिक प्रशासन विद्यालय की दैनिक गतिविधियों को संचालित करने की एक व्यवस्था होती है। क्या होती है, दैनिक गतिविधियां जो होती है विद्यालय की, मैंने आपको बताया था कि एक ऑफिस मतलब कि एक स्कूल होता है, तो स्कूल में क्या होगा, कौन सा कक्षा, कौन से घंटे में कौन सा टीचर पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें, छुट्टी कितने बजे से होगी, स्कूल कितने बजे लगेगा, ये सारी चीज़ें। शैक्षिक प्रशासन विद्यालय की दैनिक गतिविधियों को संचालित करने की एक व्यवस्था होती है, यानी एक व्यवस्था है ये। जबकि अगर बात की शैक्षिक प्रबंधन की, शैक्षिक प्रबंधन जो होता है मानवीय और भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये मानवीय और भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करता है, यानी कुर्सी मेज हो गया, जैसे स्कूल में किताबें हो गई, पेड़ पौधे हो गए, छांव के लिए एक प्रकार से छत हो गया, ये सब शैक्षिक प्रबंधन में आएगा।
लेकिन उसमें जो नियम कायदे बनाए जाएंगे शैक्षिक प्रशासन में वो आएंगे। कुल मिलाकर के दो अंतर ये होगा, शैक्षिक प्रशासन जो होता है वो क्रिया होती है, वो एक व्यवस्था होती है। शैक्षिक प्रबंधन जो होता है वो एक प्रकार से संसाधन होते हैं, यानी एक व्यवस्था करना, उसका मतलब कि जैसे कुर्सी मेज मानवीय भौतिक संसाधन जो होते हैं उनको इकट्ठा करना। 8वां अंतर आप देखेंगे, 8वां अंतर है शैक्षिक प्रशासन को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा जा सकता है, ठीक है, एक बिहेवियरल साइंस बोल सकते हैं इसको, जबकि शैक्षिक प्रबंध को एक सैद्धांतिक विज्ञान कहा जा सकता है, क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन एक सिद्धांतों के बेसिस पर चलता है, जबकि शैक्षिक प्रशासन व्यवहारिक विज्ञान के रूप में भी काम करता है। 9वां अंतर ये है शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन में कि शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक उद्देश्यों की क्रियान्विति का एक साधन होता है। शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक उद्देश्यों की क्रियान्विति का क्या होता है, एक साधन होता है, जबकि शैक्षिक प्रबंध जो होता है शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक प्रमुख साधन होता है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन शैक्षिक प्रबंधन होता है, शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक उद्देश्यों की क्रियान्विति का एक साधन होता है। 10वां अंतर यह है कि शैक्षिक प्रशासन में मानवीय तथा भौतिक साधनों व उपकरणों की क्षमता तथा उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से आंका जाता है, जबकि शैक्षिक प्रबंधन में केवल साधनों उपकरणों तथा मानवीय शक्तियों को जुटा करके उनको व्यवस्थिति प्रदान करना, व्यवस्थिति केवल प्रदान कर दिया जाता है, आंका नहीं जाता इसमें, ठीक है। ये अंतर हो गए आपके। एक आध दो अंतर और समझ लेते हैं। 11वां अंतर ये है कि शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप रचनात्मक तथा स्कूल होता है, जबकि शैक्षिक प्रबंधन का स्वरूप सैद्धांतिक और सूक्ष्म होता है, ठीक है। स्थूल या रचनात्मक और स्थूल होता है, स्थूल कर ले यहाँ पे, ठीक है। 12वां प्रश्न, मतलब 12वां पॉइंट, शैक्षिक प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक तत्वों में एक लयता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जबकि शैक्षिक प्रबंधन में विभिन्न कार्यरत व्यक्तियों तथा उपयोग में आने वाले साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाता है। तो ये कई अंतर हो गए जो कि मैंने आपको बताए। एक अंतर और आपका बचा हुआ है 13वां अंतर, इसको भी आप देख लें। देखिए इसमें अंतर है शैक्षिक प्रशासन द्वारा निर्धारित जो उद्देश्य होते हैं उनकी अधिक से अधिक प्राप्ति का प्रयास किया जाता है, जबकि शैक्षिक प्रबंध जो होता है इसके द्वारा विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना तैयार कर की जाती है। तो योजना तैयार करना ये शैक्षिक प्रबंधन का मतलब होता है, जबकि एक प्रकार से जो शैक्षिक प्रशासन के जो उद्देश्य होते हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना ये शैक्षिक प्रशासन का मतलब होता है। शैक्षिक प्रशासन कहीं ना कहीं पे एक कदम आगे है शैक्षिक प्रबंधन से, ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेतृत्व किसे कहते हैं? नेतृत्व, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। नेतृत्व की परिभाषा देखिए, नेतृत्व को और भी स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब नेतृत्व की परिभाषा की अगर बात की जाए तो देखें, लिविंगस्टन महोदय ये नेतृत्व की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि नेतृत्व का तात्पर्य उस योग्यता से है, उस एबिलिटी से है, यानी ऐसी योग्यता, ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर होगी वही नेतृत्व हो पाएगा। कौन सी योग्यता? जो अन्य लोगों में एक सामाजिक उद्देश्य को अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है, यानी अन्य लोगों में सामाजिक उद्देश्य को अनुसरण, यानी सामाजिक उद्देश्य को अपनाने की एक प्रकार से इच्छा जागृत कर दे लोगों में, वो एक प्रकार से एक नेता ही कर सकता है, ठीक है। तो वो एक प्रकार से ये होता है। आल्बर्ट टीड महोदय कहते हैं कि नेतृत्व उन गुणों के योग, यानी उन गुणों का जोड़ होता है, उन तमाम गुणों का समन्वय होता है या उसका नाम होता है जिसके द्वारा, किसके द्वारा? उन गुणों के द्वारा कोई व्यक्ति अन्य लोगों से कार्य करवाने में सक्षम होता है। एक नेता एक प्रकार से बातचीत करके अपने गुणों, अपनी क्वालिटी का सहारा लेकर के क्या करता है? अपने काम को करवा लेता है। विशेष रूप से अपने प्रभाव से अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, ठीक है। ये होता है एक प्रकार से एक नेता का गुण। नेतृत्व एक प्रकार से नेता का गुण होता है। क्लियर? एक अच्छा वक्ता होना चाहिए नेतृत्वकर्ता को। एक अच्छा वक्ता, एक प्रकार से वाक्पटुता उसके अंदर होनी चाहिए, शब्दकोश उसके पास होना चाहिए, बोलने की शैली होनी चाहिए उसको, लोगों को एक प्रकार से फंसा करके रखने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि उसको मतलब उसका भाषण ऐसा लगे जैसे कि उसको सुनने के लिए लोग मजबूर हो जाएं, ठीक है, मतलब भागे ना, उसको सुनने पर मजबूर हो। जैसे मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी के अंदर एक क्वालिटी बहुत बड़ी है,
नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और उसी क्षमता के चक्कर में आप देखते हैं कि वो जब भी बोलते हैं तो उनको सुनने का मन करता है, ठीक है, भले ही वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, कोई भी हो, लेकिन जब बोलते हैं वो तो आप उनको सुनने का मन करता है। ऐसे ही आप देखेंगे 2-3 नेता और हैं, जब वो बोलते हैं तो उनको सुनने से, अखिलेश यादव भी जब बोलते हैं तो वाकपटुता उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छा बोलते हैं। योगी जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप जब देखेंगे कुछ नेताओं को, जैसे संजय सिंह नेता हैं, वो भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, सुनने का मन कर। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुने कभी, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब वाकपटुता इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंतर्गत है, और इसीलिए नेता है, इसीलिए लोगों से अपना काम करवाते हैं और हमेशा जीतते रहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बर्नार्ड महोदय कहते हैं कि नेतृत्व से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से होता है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को प्रयास से संबंधित कार्य कराने से मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा अगले विद्वान है अल्फर्ड। अल्फर्ड कहते हैं कि नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के समूह से वांछित कार्य स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से जो नेता के अनुयायी होते हैं वो काम करने के पर मजबूर हो जाते हैं, वो करते हैं अपनी स्वेच्छा से, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं, वही होता है एक प्रकार से नेतृत्व, ठीक है। तो उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि उपरोक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में या विभिन्न जानकारी को पढ़ने के बाद में हम इसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा, नेतृत्व किसी स्थिति में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किसी व्यक्ति या समूह के प्रयासों को प्रभावित करने की प्रक्रिया का नाम होता है, ठीक है। तो वो नेतृत्व होता है। नेतृत्व मतलब जो नेता का जो गुण होता है, क्वालिटी होती है, वही नेतृत्व होता है। अगला पॉइंट आपका है, अगला जो प्रश्न है शैक्षिक वित्त। शैक्षिक वित्त से भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। शैक्षिक वित्त एक प्रकार से ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपकी बार परीक्षा में प्रश्न आने वाला है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। शैक्षिक वित्त का क्या अर्थ है? यह सत्य है कि शैक्षिक वित्त शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन के रूप में काम करता है, साध्य के रूप में नहीं, यानी एक साधन है। शैक्षिक वित्त माने एक रुपया पैसा जो होता है, इकोनॉमी का जो क्षेत्र होता है, यानी कि जैसे मान लेते हैं यूनिवर्सिटी बनवानी है तो यूनिवर्सिटी में जो एक प्रकार से यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बनेगी और तमाम प्रकार के जो खर्चे आएंगे, उनका जो पैसा होगा वो कहाँ से आएगा, उसी पैसे को शैक्षिक वित्त कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। तो यह भी सत्य है कि शैक्षिक वित्त जो होता है उसकी अपनी समस्याएं होती हैं। शैक्षिक आवश्यकताओं में वृद्धि होने से शैक्षिक वित्त संबंधी तमाम जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा के लिए धन किन स्रोतों से प्राप्त हो, किन मदों से प्राथमिकता के आधार पर जो है एक प्रकार से खर्च किया जाए, तो इस तरीके से आप देखेंगे एक समस्या के रूप में भी शैक्षिक वित्त हमारे समक्ष आया है। मतलब कि आपको बता दूं कि शैक्षिक वित्त जो होता है, रुपया पैसा कहाँ से आए, स्कूल चलाने के लिए, ठीक है, या यूनिवर्सिटी चलाने के लिए, तो इसके लिए एक प्रकार से शैक्षिक वित्त एक प्रकार से आपको समझना पड़ता है। शिक्षा को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं पे बहुत भूमिका होती है शैक्षिक वित्त की। शिक्षा प्रशासन की प्रमुख समस्या है शैक्षिक वित्त, ठीक है, और शिक्षा प्रशासन तथा शैक्षिक वित्त का घनिष्ठ संबंध भी है। शिक्षा प्रशासन की समस्याओं, विधियों तथा सिद्धांतों का परस्पर प्रभाव अध्ययन का विषय है। शैक्षिक वित्त का अर्थ होता है शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला जो धन, उसी धन से तात्पर्य होता है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में आय व्यय का भाव निहित होता है। आय व्यय एक ऐसा औपचारिक यानी कि फॉर्मल विवरण होता है जिसके द्वारा हम अनुमान लगाते हैं कि निर्धारित अवधि में, यानी कि जितना हमने समय निर्धारित किया था उसमें किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा क्या आय होगी और उसका क्या व्यय होगा, यानी कितना खर्चा लगेगा, कितना प्राप्ति होगी, वही शैक्षिक वित्त होता है। यानी एक निश्चित अवधि में हम कितना खर्च करेंगे और कितना हमको प्रॉफिट होगा, यही होता है शैक्षिक वित्त, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक विद्यालय में आप देखते हैं, प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक स्कूल में आय व्यय का विवरण जो होता है प्रशासनिक दृष्टि से एक वर्ष के लिए बनाया जाता है, और बेसिकली एक वर्ष के लिए ही हर विद्यालय में आप देखेंगे बनाया जाता है, किसी किसी में 2, किसी में 5 वर्ष के लिए, जिसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष बेसिकली एक ही वर्ष का होता है जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अपने देश में वित्तीय वर्ष की अवधि जो है वो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक मानी जाती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये एक वित्तीय वर्ष एक प्रकार से माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके, अपने देश में। अब शैक्षिक वित्त के कुछ महत्व हैं, उन महत्व को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखें शैक्षिक वित्त का क्या महत्व है भाई, इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है।
प्रशासनिक दृष्टि से विद्यालय में शैक्षिक वित्त का महत्व निम्न बातों के आधार पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है। पहला पॉइंट, आय व्यय से संबंधित एक निर्धारित अवधि के लिए वित्तीय योजना तैयार कर सकता है और उसे क्रियान्वित कर सकता है शैक्षिक वित्त। तो शैक्षिक वित्त क्या होता है? आय व्यय से संबंधित एक निर्धारित अवधि के लिए वित्तीय योजना तैयार कर सकता है और उसे क्रियान्वित कर सकना, ये भी इसका एक महत्व है। दूसरा महत्व है विद्यालय की नीति प्राप्त आय के साधनों के आधार पर निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा विद्यालय के सभी कार्यक्रमों को महत्ता की दृष्टि से शक्ति और साधन के अनुसार गति प्रदान कर सकना। तो ये सब एक प्रकार से क्या होता है? ये सब एक प्रकार से इसका महत्व होता है शैक्षिक वित्त का। चौथा देखेंगे विद्यालय की कार्य क्षमता निर्धारित करना और शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर सकना, ये भी इसका महत्व होता है। इसके अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव और क्षमता के आधार पर नियुक्ति कर सकना, यानी शिक्षक और कर्मचारी की योग्यता, अनुभव और क्षमता के आधार पर नियुक्ति करना, ये शैक्षिक वित्त का महत्व होता है। इसके अलावा छठा महत्व ये होता है विद्यालय में फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था करना, तमाम प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था करना और अन्य आवश्यक सामग्री जो विद्यालय के लिए उपयोगी हैं उनकी व्यवस्था कर सकना, ये भी एक महत्व होता है शैक्षिक वित्त का। शैक्षिक वित्त के द्वारा ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सातवां जो पॉइंट है आपका वो ये है शैक्षिक वित्त का कि ऐसे कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों को धन की दृष्टि से रोक देना जिनसे विद्यालय अथवा शिक्षा जगत को कम लाभ होने वाला है और खर्चा ज़्यादा होने वाला है। तो ऐसे में एक प्रकार से ऐसे गतिविधियों को रोकना जिससे विद्यालय को खर्चा ज़्यादा लगने वाला है और लाभ कम मिलने वाला है, ऐसी भी गतिविधियों को ना करना, ये भी एक उद्देश्य होता है, एक महत्व होता है शैक्षिक वित्त का। तो शैक्षिक वित्त बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार से फैक्टर है, ये बात ध्यान रखिए। शैक्षिक वित्त से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक बात आपको ये मैं बता दूँ, एक जो है को करिकुलर सब्जेक्ट आपका जो होता है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसको पढ़ने के लिए आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल हमारा है, को करिकुलर मास्टर नाम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा BA करेकर यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा चैनल है दोनों। इसके अलावा आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपको जो है इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी वगैरह मिलती रहती है, तो आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा, आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे शिक्षा शास्त्र को लेकर के। अच्छा, सेकंड पेपर को लेकर के अगर मैं बताऊँ तो पेपर नंबर 2, जो पेपर 2 है आपका सेकंड पेपर, उसकी वीडियो भी आपकी जो है कल तक आपको मिल जाएगी या आज शाम तक ही मैं प्रयास करूँगा कि दे दूँ, ठीक है। धन्यवाद, या कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। धन्यवाद।